हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर। प्यारे दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम लोग क्लास 10 विज्ञान 2023 के सभी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल को पढ़ेंगे। और पहली बात ये जान लें कि यह वह क्वेश्चन है जो कि प्रत्येक साल बोर्ड एग्जामिनेशन में आते रहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यह अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। अगर शुरू से अंत तक आप लोगों ने देख लिया तो निश्चित रूप से आप परीक्षा में जाएंगे और अच्छे से करके आएंगे। तो प्यारे दोस्तों, ज्यादा समय न लेते हुए अब हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। सभी लोग अपने अपनी कलम और कॉपी निकाल लें और मेरे साथ समझते चलें और नोट करते चलें। दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 40 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें। प्रश्न नंबर 1 में कह रहा है हमसे कि 40 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें। तो यहां क्या दिया, 40 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल, यानी जो दर्पण है वह क्या है, अवतल है कि उत्तल है? अवतल है। और आप जानते हो कि यहाँ फोकस दूरी 40 सेमी दिया है और अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी एफ का मान होता है वह ऋणात्मक होता है। तो यानी यहां पे दिया है एफ बराबर 40 सेमी। जो एफ का मान 40 सेमी दिया है यह क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। क्यों? क्योंकि अवतल है। आगे हमसे क्या कर रहा है कि वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें। वक्रता त्रिज्या मतलब आर का मान हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। ठीक है, तो आप जानते हैं सूत्र होता है एफ बराबर, सूत्र होता है क्या, आर बटे 2, यानी फोकस दूरी बराबर सूत्र होता है वक्रता त्रिज्या बटे 2। यानी आर का मान हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो क्या इसके बटे हम एक मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं। तिरिया गुणा कर दीजिए, आर एक कम आर बराबर इसका इसमें गुणा कर दीजिए तो 2 गुणे एफ, तो 2 गुणे एफ। एफ का मान कितना है, -40, तो 40 दूनी -80 सेमी। समझ में आया? तो यही हमारा आंसर है पहले का। बोलिए, तो यह आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आया ना? चलिए, बहुत अच्छी बात। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कह रहा है कि संलग्न चित्र के अनुसार, ये देखिए यह चित्र बना हुआ है, ठीक है। प्रकाश की किरण वायु से किसी माध्यम में प्रवेश करती है, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करें। हमसे वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक पूछ रहा है। ठीक, तो सबसे पहली बात यहां ध्यान दें कि ये देखें, ये जो आपतन कोण है, ये देखिए यहां से यहां तक ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। और 90 में ये कितना मान दिया है, 60 डिग्री। तो 90 में से 60 अगर हम घटा देंगे तो ये कितना होगा, 30 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब आपतन कोण का मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन दिए रहे हैं, 60 दिया रहे, जो भी मान दिया रहेगा 90 में से घटा दीजिएगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे कि आपतन कोण को किससे व्यक्त करते हैं, आई से। आई बराबर हो जाएगा 90 माइनस कितना दिया है, 60। तो 90 में से 60 जब घटा देंगे तो 30, यानी यह हमारा मान जो आ गया वह कितने डिग्री का हो गया, 30। समझ में आया? नेक्स्ट नीचे देखें, जो अपवर्तन कोण है वो कितना है, अपवर्तन कोण हमें नहीं पता है, यहां देखिए। और ये टोटल मान कितना हुआ, 90। तो 90 में से 45 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण आर पता हो जाएगा। तो यहां लिखिए अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण को किससे व्यक्त करते हैं, आर से। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 90। ये देखिए 90 होगा ना,
और 90 में से क्या घटाएंगे 45, तो 90 माइनस 45 कितना हो जाएगा 45, यानी यह मान हमारा आ गया कितना 45। समझ में आया दोस्तों। तो यहां पर I का मान और R का मान हमें पता हो गया। हमसे पूछ क्या रहा है प्रश्न में, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक, यानी पूछ रहा है। तो लिखिए वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक। तो वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक, इसका सूत्र क्या होता है, अपवर्तनांक को हम n से व्यक्त करेंगे, यानी सूत्र क्या हो जाएगा बराबर साइन I बटे साइन R, साइन I बटे साइन R। ठीक है दोस्तों। तो साइन I यानी साइन I का मान कितना है, देखिए यहां I का मान कितना आया है 30 डिग्री आया है ना। I का मान कितना है 30 डिग्री। तो यहां पर हो जाएगा साइन I का मान 30 यानी 30 डिग्री और बटे साइन R का मान क्या है देखिए 45। तो साइन कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो साइन 30 का मान आपको पता है, साइन 30 का मान होता है कितना 1/2 और साइन 45 का मान क्या होता है 1/2। अब पुनः यहां हल करते हैं, 1 2 3 4, 4 मान हो गए ना। तो क्या होगा 1/2, भाग वाला सीखे होंगे आप पोर्शन, यानी नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, तो गुणा हो जाएगा कौड़ी में 2/1, या नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। तो कौड़ी में 2 में 1 का गुणा होगा तो क्या होगा कौड़ी में 2/2, या आंसर हो सकता है। ठीक, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कौड़ी में 2/2 गुणे इस कौड़ी का ऊपर भी गुणा कर दो और कौड़ी का नीचे भी गुणा कर दो। ठीक है, तो कौड़ी से कौड़ी में जब गुणा होगा तो कौड़ी हट जाएगी, केवल क्या होगा 2 अब बटे नीचे क्या हो गया 2 कौड़ी में 2। समझ में आया, ये 2 से 2 क्या हो गया कट गया, तो क्या बचा 1/2 कौड़ी में 2। यही हमारा क्या है आंसर है, या तो ये आंसर है या तो ये है। समझ में आया। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। आप सबसे पहले लिखिएगा साइन I बटे साइन R कर लीजिएगा। तो साइन I बटे साइन R यानी साइन I का मान जो रहेगा, ठीक, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/2 कौड़ी में 2। अब इसको फिर 1/2, ये नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे कर दिया गया है, कौड़ी में 2/2 आ गया। या कौड़ी में 2/2 है, इसको हम और छोटा करेंगे तो यह कौड़ी से ऊपर नीचे क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो आ गया 1/2 कौड़ी में 2। समझ में आया। तो यही हमारा क्या है आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो यहां देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल दिया है 3 × 10⁸। तो यहां आप लिख लें कि निर्वात में प्रकाश की चाल बराबर 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ये दिया हुआ है। फिर इसी प्रश्न में कह रहा है कि प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक है, और अपवर्तनांक कितना दिया है अपवर्तनांक, ठीक है, अपवर्तनांक कितना है 1.5। और हमसे पूछ क्या रहा है कि कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, यही पूछ रहा है, यानी कांच में प्रकाश की चाल। तो हो जाएगा कांच में प्रकाश की चाल। तो कांच में प्रकाश की चाल यानी ये सूत्र क्या हो जाएगा वायु में प्रकाश की चाल बटे वायु के
सापेक्ष, ठीक है, माध्यम का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, ठीक है। आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि y में प्रकाश की चाल बटे अपवर्तनांक, ठीक है। तो यहां बताइए आप, प्रकाश की चाल कितना दिया है, 3 × 10 के घाते 8 आप बटे अपवर्तनांक। आप डायरेक्ट अपवर्तनांक भी क्यों लिख सकते हो, अपवर्तनांक क्या है 1.5, ठीक है। अब यहां देखिए आप दशमलव को हटाना है, नियम जानते कि नहीं जानते हैं, 3 और बटे, ये देखो दशमलव को अगर हटाना चाहते हो तो आप दशमलव को हटा दो, क्या लिखेंगे 15, कोई दिक्कत। और दशमलव के बाद क्या अंक है, 1 अंक है, तो यानी ऊपर 1 0 आप क्या करो बढ़ा दो, यही तरीका होता है। जैसे यहां ध्यान दो, मैं आपको समझाता हूं कि अगर आपको दिया है मान 2/3.4, ठीक है, आप दशमलव को हटाना चाहते हो तो आप डायरेक्ट यहां लिखो ना, 2 है तो 2 और ये दशमलव को हटा दो, यानी 34 हो गया। और दशमलव के बाद के अंक है, 1 अंक है ना, 1 0 बढ़ा दो, यही दशमलव हटाने का तरीका है। जैसे एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे आ गया कि 3/2.756, यही है। आप इस दशमलव को हटाना चाहते हो तो हो जाएगा 3/2756, ये लिख लो, ठीक। और ये देखो दशमलव के बाद कितना अंक है, 3 अंक, तो 3 0 ऊपर क्या करो बढ़ा दो, यही दशमलव हटाने का क्या है तरीका है। तो यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 1 अंक था, यानी ये पहले तो दशमलव हटा दिया 15, 1 अंक है तो यानी 1 0 बढ़ा दिया, और गुणे 10 के घाते 8, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, यानी 2 × 10 के घाते 8, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड, यही क्या है आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, कह रहा है कि एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेमी दूरी पर एक वस्तु रखी है, ठीक है। तो यानी सबसे पहले ये आप ध्यान दें कि जो दर्पण है वह अवतल है कि उत्तल है। आप देख रहे हो अवतल दर्पण है, ठीक है। अवतल दर्पण में जो होता है वस्तु की दूरी u होती है, वह ऋणात्मक होती है। तो यानी u बराबर हमारा मान दिया है कितना, -15 सेमी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो u बराबर हो गया -15 सेमी। फिर कह रहा है यदि दर्पण की फोकस दूरी 30 सेमी है, फोकस दूरी को किससे व्यक्त करते हैं, यब से, यब बराबर दिया है 30 सेमी, और यह अवतल है इसलिए माइनस हो जाएगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात करें, यानी प्रतिबिंब का मतलब हमसे भी का मान क्या कर रहा है दोस्तों, पूछ रहा है। और जानते हैं कि दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। समझ में आया। अब यहाँ मान रख दें 1/f का मान क्या है, -30 बराबर 1/v प्लस 1/u। u का मान क्या है -15। अब यहाँ ध्यान दें -15 होने के नाते यहाँ प्लस के जगह हम क्या कर देंगे, देखिए क्या हो जाएगा, माइनस डायरेक्ट करो, प्लस के जगह क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि u का मान क्या है माइनस है, तो माइनस यानी यहाँ हो जाएगा 15। समझ में आया। आप देखिए, आप एक काम करो, अंक को एक साथ कर लो और भी वालों को अलग कर दो, तो -1/30 या -1/15 है, जब इधर लाएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस 1/15 बराबर 1/v। अब 30 और 15 है ना, तो 30 और 15 का एलसीएम कितना होता है दोस्तों, 30 होता है। एलसीएम निकालने आता है ना, निकाल लीजिएगा। तो 30 और 15 का एलसीएम 30 हो गया, तो यहाँ -1 है तो माइनस लिखिए और इसका भाग देंगे, जितना बेर जाएगा ऊपर लिख देंगे। 30 एक कम 30 एक बार गया तो 1 एक कम यानी 1 हो गया, और प्लस 15 दूनी 30 2 बार गया तो 2 एक कम 2 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, बराबर 1/v। फिर यहाँ चलते हैं, ये 2 है प्लस और 1 है माइनस, तो 2 में से 1 घटा दो तो क्या होगा, 1 चिन्ह प्लस का बड़ा है इसलिए प्लस हो जाएगा। 1/, कितना हुआ 30 बराबर 1/v। तो v एक कम तिरिया गुणा कर दो, v एक कम v बराबर 30 एक कम 30, यानी v का मान कितना आ गया 30
सेमी आ गया। समझ में आया? अब जब 30 सेमी आ गया तो क्या होगा, दर्पण के पीछे क्या होगा, दर्पण के पीछे सीधा आभासी व बड़ा बनेगा, यानी भी का मान कितना हो गया 30। यही क्या है, आंसर है। समझ में आया? तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 डिग्री है, उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करें। ठीक है, अब यहां पर कह रहा है क्रांतिक कोण, यानी क्रांतिक कोण को हम किससे व्यक्त करते हैं, सी से। सी बराबर दिया है 45 डिग्री। कह रहा है उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करें। हमसे अपवर्तनांक पूछ रहा है तो आपको पता होना चाहिए सूत्र कि द्रव का अपवर्तनांक बराबर सूत्र होता है 1/sin सी। ठीक है, 1/sin सी होता है, तो 1/sin सी, तो 1/sin और सी का मान कितना दिया है, 45 डिग्री दिया है। ठीक है, अब यहां पे देखिए मान रख दीजिए। क्या मैं 1 को 1/1 मान सकता हूं? बिल्कुल मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि sin 45 का मान होता है 1/2। ठीक है, 1 को 1/1 मान सकते हैं और sin 45 का मान होता है 1/2। क्यों मैंने 1/1 माना? क्योंकि इसका मान 2 हो गया, ऊपर नीचे हो गया, इसको भी मैंने ऊपर नीचे 1/1 कर दिया, बराबर हो गया। तो आप भाग सीखे होंगे, 1/1 गुणे ये नीचे वाला ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला नीचे आ जाता है। तो यह कौड़ी में 2 ऊपर चला गया, नीचे 1 आ गया, तो कौड़ी में 2 1 कम क्या होगा, कौड़ी में 2। यही हमारा क्या है, आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि 10 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 20 सेमी दूर 10 सेमी लंबी एक मोमबत्ती रखी गई है। लेंस से बने मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, तो 6ठा नंबर हम हल करते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि 10 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस। ठीक है, फोकस दूरी दिया है, कितना है, 10 सेमी, यानी यह बराबर कितना हो गया, 10 सेमी। उत्तल लेंस से 20 सेमी दूर, दूर माने दूरी, यानी u बराबर कितना दिया है, 20 सेमी, और जानते हैं कि u का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक, 10 सेमी लंबी एक मोमबत्ती रखी गई है। जो 10 सेमी लंबी है वो मोमबत्ती की लंबाई कितनी है, 10 सेमी, यानी 10 सेमी लंबी एक मोमबत्ती रखी गई है। इसका मतलब लंबी यानी h1 यह मान हो जाएगा, h1 बराबर क्या है, 10 सेमी। ठीक है, लेंस से बने मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करें, यानी h2 का मान हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है, h2 का मान पूछ रहा है। प्रकृति तथा लंबाई ज्ञात करें। तो सबसे पहली बात हमें भी का मान निकालना होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि कह रहा है इसमें कि लेंस से बने मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक है, यानी भी का भी मान हमसे पूछ रहा है। प्रकृति तथा लंबाई ज्ञात करें। तो इसमें हम सबसे पहले भी का मान निकालते हैं। तो भी का मान निकलेगा कैसे, चूंकि यह लेंस है, क्या है, लेंस, और लेंस का सूत्र होता है, आप लोग जानते होंगे, लेंस का सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। देखिए दर्पण में प्लस होता है और लेंस में माइनस होता है, समझे कि नहीं समझे। तो 1/f का मान कितना दिया है, 10 बराबर 1/v माइनस 1/u। u का मान क्या है, -20, और यहाँ माइनस पहले से है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +20। और पुनः अंक को अंक की तरफ लाइए, 1/10 या +1/20 है, जब इधर आएगा तो -1/20 हो जाएगा, बराबर 1/v। 20 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 20 होगा। ठीक, अब इसका इसमें भाग दें, 10 दूनी 20, देखो 2 बार गया
तो जितना बेर गया ऊपर लिख दो, 10 दूनी 20 2, फिर माइनस 20 से कम 20 एक बार गया तो 1 लिखो, बराबर 1 भी, 2 में से घटाओ 1/20 बराबर 1 भी। समझ में आया दोस्तों? तिर्यक गुणा करो, भी एक कम भी बराबर 20 एक कम 20, यानी भी का मान कितना आ गया 20 सेमी आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए जो भी का मान है वह क्या है, धनात्मक है, और जब धनात्मक है तो क्या लिखेंगे, अतः प्रतिबिंब लेंस से 20 सेमी की दूरी पर लेंस के दूसरी ओर बनेगा। ठीक, अब हमसे यहां पुनः अब हम क्या निकालेंगे, आवर्धन। आवर्धन, ठीक है, प्रकृति की लंबाई, प्रकृति की लंबाई भी कह रहा है ना, आवर्धन। आवर्धन का सूत्र क्या होता है कि यम बराबर h2 बटे h1 बराबर v बटे u। ये ध्यान रहे, जब भी आपका मान v का मान, u का मान, h1 का मान दिया रहे और h2 का मान पूछा रहे तो ऐसे निकाल लेंगे। ठीक, तो h2 बटे h1 का मान कितना दिया है, h1 का मान है 10 बराबर v का मान कितना है, देखिए 20, और u का मान कितना है -20। ठीक है, ये देखिए 20 से 20 क्या हो गया, कट गया, तो h2 बटे 10 बराबर -1 हो गया, तो -1 बटे 1 मान सकते हैं ना, बिल्कुल, तिर्यक गुणा h2 एक कम h2 बराबर 10 एक कम -10, यानी h2 का मान कितना आ गया -10 सेमी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी प्रतिबिंब 10 सेमी लंबा तथा उल्टा बनेगा, वह क्या होगा, वास्तविक होगा। समझ में आओ, तो यही मेरा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेमी है, वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेमी दूरी पर प्रतिबिंब बने। तो किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस है और उसकी फोकस दूरी दिया है, यानी f बराबर क्या 15 सेमी, और आप जानते हैं कि अवतल में f का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। फिर कह रहा वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखे, यानी u का मान हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। ठीक है, कि उसके द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेमी दूरी पर प्रतिबिंब बने, यानी v का मान कितना दिया है 10 सेमी, यह भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, अब इसमें हम v का मान निकाल लेते हैं। सूत्र क्या होता है लेंस का, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f का मान क्या है -15 बराबर 1/v का मान क्या है -10 माइनस 1/u। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे चलते हैं कि -1/15, ये माइनस है, जब इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस 1/10 बराबर -1/u हो गया। अब देखिए 15 और 10 है, तो 15 और 10 का एलसीएम कितना होगा, बोलिए, एलसीएम नो निकालने आए तो ऐसे निकाल लीजिएगा, मैं समझा दे रहा हूं। 15 और 10 का जब भी ऐसे न्यूमेरिकल आए तो ऐसे निकालते हैं, 2 15 कटेगा नहीं, 2 5 10, फिर 3 5 15, 5 कम 5, तो 2 3 6 5 30, ऐसे एलसीएम निकलता है। समझे कि नहीं समझे, तो एलसीएम कितना हो गया 30। अब देखिए भाग दिया जाता है, 15 दूनी 30 2 बार गया, तो यानी ऊपर हो जाएगा माइनस है तो -2 प्लस 10 30 3 बार गया, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3 बराबर -1/u। अब यह घटाते वक्त देखते हैं कि कौन बड़ा है, जो भी बड़ा रहेगा उसका चिन्ह हम क्या करेंगे दोस्तों, लगा देंगे। तो 3 बड़ा कि 2 बड़ा, आपको पता है कि 3 बड़ा, तो 3 का चिन्ह क्या है, प्लस है, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा, 1 चिन्ह प्लस रहेगा, प्लस लिखते नहीं है, 1/30 बराबर -1/u। फिर ये गुणा कर दीजिए,
u एक कम u बराबर -30 एक कम 30, यानी u का मान आ गया -30। यही हमारा क्या है, आंसर है। यानी वस्तु लेंस से 30 सेमी की दूरी पर है। समझ में आया कि नहीं है? तो यह भी हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है। एक प्रिज्म का कोण कितना है, 60 डिग्री है। तो जब भी प्रिज्म का कोण दिया रहे, यानी प्रिज्म के कोण को हम किससे व्यक्त करते हैं, ए से। यानी ए बराबर दिया है 60 डिग्री। ठीक है, एक प्रिज्म के कोण 60 डिग्री तथा अल्पतम विचलन कोण 38 डिग्री है। अल्पतम विचलन कोण 38 डिग्री दिया है। तो अल्पतम विचलन कोण को आप याद रखना कि डेल एम से व्यक्त करते हैं। डेल्टा एम बराबर कितना दिया है, 38 डिग्री। ठीक है, तो डेल एम को हम क्या कहते हैं, अल्पतम विचलन कोण। तो जहां भी अल्पतम विचलन कोण रहे तो वहां हम डेल एम मान लेंगे डेल्टा एम, यानी कितना दिया है, 38 डिग्री। समझ में आया? नेक्स्ट, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करें। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, यही तो हमसे पूछ रहा है। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक हमसे पूछ रहा है और यहां दिया है हिंट। क्या हिंट दिया है कि साइन 49 डिग्री बराबर 0.75, यानी जहां भी साइन 49 डिग्री आएगा वहां हम 0.75 रख देंगे। अब हमसे अपवर्तनांक पूछ रहा है, तो ये बताइए, आपको सूत्र याद होगा, अध्याय पढ़े होंगे ना? तो अध्याय पढ़े होंगे तो आपको प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक पता होगा। सूत्र क्या होता है दोस्तों, साइन ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 और सबके बटे साइन ए बाई 2। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। अब याद ध्यान दें आप, साइन ए का मान कितना दिया है, 60। तो 60 हो गया। डेल्टा एम का मान कितना है, 38 बटे 2, फिर सबके बटे साइन ए का मान कितना दिया है, 60 बटे 2। अब यहाँ ध्यान दें, अब यहाँ ध्यान दिया जाए कि साइन 60 में 38 जोड़िए, कितना होगा, 60 30 90 8 98, 98 बटे कितना हो जाएगा, 2 साइन, ये देखिए इससे काट दो, 2 1 कम 2 यानी 30, साइन कितना हुआ, 30 डिग्री। अब इससे ये भी कट जाएगा, तो 2 चौके 8 और 2 9 18, तो साइन 49 डिग्री बटे साइन 30 डिग्री। समझ में आया? अब यहां पुनः हम चलते हैं। साइन 49 का मान देखो यहाँ दिया है, साइन 49 का मान कितना दिया है, तो यहां हम रख देते हैं, यहां लिखो पहले कि साइन 49 डिग्री बटे साइन 30 डिग्री, यही आया ना। तो साइन 49 का मान क्या है, 0.75 और साइन 30 का मान कितना होता है दोस्तों, 1/2 होता है। ठीक है, तो जब 1/2 होता है, ये बताओ इसका मान बट्टे में है, इसका मान बट्टे में नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना कि 0.75/1 और सबके बट्टे 1/2। बोलो, ऐसे नहीं बताए थे, 1 2 3 4 हो गया, तो क्या हो जाएगा 0.75/1 गुणे ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो 2/1 यानी 0.75 में जब हम 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.5। यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। दिए गए परिपथ में ज्ञात करें, पहला ए तथा बी के मध्य प्रतिरोध, दूसरा परिपथ में प्रवाहित धारा आई, तीसरा ए तथा बी के मध्य विभवांतर
और चौथा 3 ओम के प्रतिरोध के शिरों का विभवांतर। अब ये देखिए फिगर बना हुआ है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 9 का पहला, 4 क्वेश्चन है इसमें 9 में। ए तथा बी के मध्य प्रतिरोध करा। ए और बी यही है ना, बोलिए। ए और बी क्या है, यही है। तो ए और बी के मध्य प्रतिरोध हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम ए और बी के मध्य प्रतिरोध निकालने के लिए आप देखो पहले कौन श्रेणी क्रम में है, कौन समांतर क्रम में है। ये देखो 4 ओम और 2 ओम ये श्रेणी क्रम में है। जब भी ऐसे फिगर बने रहे, ठीक है, बर्फी के आकार का, तो समझ जाना ये ऊपर वाला दोनों श्रेणी क्रम में है। तो पहले श्रेणी क्रम में जोड़ लेना। अभी नीचे वाला भी श्रेणी क्रम में है, इसको भी क्या कर लेना, जोड़ लेना। समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए। जब जोड़ लेंगे तो क्या होगा, उसको दोनों समांतर क्रम में हो जाएंगे। पहले जब जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएंगे, समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो इसको जोड़ लो पहले, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में कौन कौन है, 4 ओम प्लस क्या, 2 ओम। तो 4 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 6 ओम। ठीक है भाई, इसको आप मान लो R1, यानी R1 बराबर क्या हो गया, 6 ओम। समझ में आया, इसको हमने क्या माना, R1। अब नीचे वाला जोड़ लो, नीचे क्या है, 2 ओम और 1 ओम। तो लिखो 2 ओम प्लस 1 ओम, 2 1 3 ओम हो गया। अब इसको मान लो आप R2, R2 बराबर क्या हो गया, 3 ओम। तो जब भी ऐसे बर्फी के आकार का बना हो तो पहले ऊपर को जोड़ लेना, उसको R1 मान लेना, और नीचे को जोड़ के R2 मान लेना। समझ में आया, कोई दिक्कत हो तो बताया, नहीं दिक्कत है। अब जब ये दोनों जोड़ लेना तो ऊपर और नीचे यह ऐसे ऊपर नीचे बनेगा ना, तो यह श्रेणी क्रम से किसमें बन जाएगा, समांतर क्रम में। किसमें बन जाएगा, समांतर क्रम में। तो लिखेंगे, हमसे प्रश्न कर रहा ए तथा बी के मध्य प्रतिरोध। लिखो ए तथा बी के मध्य प्रतिरोध। तो ए और बी के मध्य प्रतिरोध क्या बना, एक यह बना और एक यह बना। एक R1 निकला है, क्या निकला, R2 निकला है। तो मध्य प्रतिरोध, अब ये जो मध्य प्रतिरोध निकला ये क्या है, समांतर क्रम में है। किसमें है, समांतर श्रेणी में है। ठीक है, और समांतर में है तो यहां मध्य प्रतिरोध, इसको मान लो 1/R बराबर क्या सूत्र होता है, 1/R1 प्लस 1/R2। यही होता है ना, क्योंकि 2 मान दिया है। अब इसको मध्य प्रतिरोध को R डैश मान लो, ऐसे R के ऊपर डैश मान लो। ए और बी के मध्य प्रतिरोध क्या हो गया, R डैश हो गया। R डैश का मान निकाल लो पहले आप। तो 1/R डैश बराबर 1/R1। R1 का मान कितना है, 6। 1/R2 का मान कितना है, 3। 1/R डैश बराबर 6 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। तो भाग दो, 6 1 कम 6, 1 बार गया 1, 3 दूनी 6, 2 बार गया 2। 1/R डैश बराबर 2 और 1 जोड़ेंगे 3/6, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। 1/R डैश बराबर 1/2। 3 गुणा करो, R डैश से कम, R डैश बराबर 2 1 कम 2। यानी ए और बी के बीच जो प्रतिरोध है हमारा कितना आ गया, 2 ओम आ गया। यही हमारा पहले का क्या हो गया, आंसर हो गया। प्यारे दोस्तों समझ में आया। सेकेंड क्वेश्चन, परिपथ में प्रवाहित धारा। इसी में देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि परिपथ में प्रवाहित धारा। परिपथ में प्रवाहित धारा कह रहा है, तो परिपथ में प्रवाहित धारा I बराबर सूत्र क्या होता है, I को क्या कहते हैं, धारा। ठीक है, विभवांतर बटे प्रतिरोध, यानी I बराबर V बटे R। अब ये बताओ परिपथ ये टोटल धारा क्या है, तो टोटल धारा हमसे पूछ रहा है। तो विभवांतर यानी V का मान कितना दिया है, 10। देखिए तो यहाँ V बराबर क्या हो जाएगा,
10 और यहां आर प्रतिरोध कह रहा है आर, यानी टोटल जो है प्रतिरोध कितना है बताइए। आप लोग जानते हैं कि यहां से यहां तक जो है वह जब जोड़े हैं तो कितना मान आया है 2 ओम आया है। यहां से यहां तक ये टोटल मान कितना है 2 ओम है, और यहां भी देखो एक नीचे है कितना 3 ओम है। तो टोटल प्रतिरोध कितना होगा, कुल प्रतिरोध कितना होगा, यहां लिख लो कि कुल प्रतिरोध को आर मान लो। क्या मान लो, आर। तो कुल प्रतिरोध कितना है बताओ, इसको हल किए हो तो ये टोटल हल करने पर इसका मान कितना आया है, आर डैश का मान 2 ओम आया है। तो हो गया 2 ओम आ प्लस एक नीचे भी श्रेणी क्रम में देखो 3 है, इसको भी जोड़ लो तो 3 2 5 ओम हो गया। कितना ओम हो गया 5। तो कुल प्रतिरोध कितना आया 5, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 5 दूनी 10, यानी आई बराबर आ गया मेरा कितना 2 एम्पियर। आई का मान कितना आ गया 2 एम्पियर। सेकेंड भी हल हो गया। क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। करा ए तथा बी के मध्य विभवांतर, ए तथा बी के मध्य विभवांतर पूछ रहा है। तो थर्ड में लिखें ए तथा बी के मध्य विभवांतर। ठीक है, ए तथा बी के मध्य विभवांतर हमसे पूछ रहा है। तो विभवांतर बराबर सूत्र क्या होता है, जैसे धारा बराबर होता है विभवांतर बट्टे प्रतिरोध, तो इसके बट्टे अगर 1 मान लेंगे तो विभवांतर बराबर क्या होगा धारा गुणे प्रतिरोध, इसी से सूत्र बन जाएगा। तो क्या होगा धारा गुणे प्रतिरोध। समझ में? अब जरा ये हमें बताएं आप कि इसमें धारा का मान कितना है 2 एम्पियर। तो विभवांतर बराबर धारा गुणे प्रतिरोध हुआ, तो धारा का मान कितना दिया है आई का मान 2, आ गुणे प्रतिरोध, किसके बीच में प्रतिरोध देखना, ए और बी के बीच में। ए और बी के बीच में प्रतिरोध कितना आया, ए और बी के बीच में प्रतिरोध निकालो कितना आया 2 ओम आया है। तो गुणे क्या हो जाएगा 2 2 दूनी 4 ओम, सॉरी 4 वोल्ट। ठीक है, विभवांतर यानी 4 वोल्ट आ गया। इसी का फोर्थ नंबर देखें। फोर्थ नंबर क्या कह रहा है कि 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर, 3 क्वेश्चन को देखो, कह रहा है कि 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर। ठीक है, यानी प्रतिरोध जो है इसमें केवल क्या दिया है 3 ओम दिया है। तो विभवांतर बराबर सूत्र क्या होता है, विभवांतर बराबर सूत्र क्या होता है प्रतिरोध गुणे धारा। 3 ओम के प्रतिरोध केवल 3 लीजिए तो प्रतिरोध 3 है, गुणे धारा का मान कितना आया था, धारा आई का मान कितना है 2, तो 2 3 दूनी 6 हो गया, यह भी आ गया 6 वोल्ट। समझ में आया दोस्तों? तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न में करा 250 वोल्ट, यानी 250 वोल्ट यानी भी बराबर दिया है 250 वोल्ट। ठीक है, 5 एम्पियर यानी आई का मान कितना दिया है, आई बराबर दिया है 5 एम्पियर। ठीक है, फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं। करा कि 25 वाट के बल्ब कितने, करा कि 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर मान लीजिए कि माना n बल्ब जल सकते हैं, क्योंकि पता नहीं ना है, तो माना n बल्ब जल सकते हैं।
मान लो जो बल्ब जल रहा है वो कितनी है, n है, तो P बराबर कितना हो जाएगा, n गुणे कितने, 25 वाट के है ना, बोलो प्रश्न में देखो 25 वाट के हैं, तो n गुणे कितने 25 हो जाएगा। B बराबर क्या हो जाएगा, n गुणे 25, क्योंकि 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं यही कह रहा है। तो मान लो कि n बल्ब जल सकते हैं, तो n गुणे क्या हो, 25 वाट हो गया। ठीक, और कितने बल्ब जल सकते हैं, यानी n का मान हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो आप जानते हैं सूत्र होता है P बराबर V गुणे I। ठीक है, P बराबर V गुणे I। तो P का मान कितना दिया है, n गुणे 25, V का मान कितना है 250 गुणे I का मान क्या है 5। तो n बराबर हो जाएगा 250 गुणे 5 बट्टे 25, 25 से इसके यानी भाग दो, 25 से कम 25 10 हो गया। तो n बराबर 10 पच्चे 50। ठीक है, यानी 50 बल्ब जल सकते हैं, 50 बल्ब जल सकते हैं। समझ में आया दोस्तों? तो प्यारे दोस्तों, आई होप यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छे समझ में आए होंगे। तो अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।